बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक इसमें से ठीक हो गया। तो पहला सेट है हमारे क्वेश्चन है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7। इसकी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बनाए। तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि होल नंबर n बिलोंग्स टू होल नंबर है। होल नंबर का सेट जो होता है 0, 1, 2, 3 होता है। आप क्या करें, n की जगह पहले 0 पुट करें जी। बी ऑप्शन इसका वैसे ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। n की जगह 0 पुट करें जी इस जगह पे, तो n की जगह 0 पुट करेंगे, 2 × 0 + 1 तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर आप n की जगह 1 पुट करें जी, 2 × 1 + 1 विच इज़ 1/3, तो 1/3 आ गया। फिर n की जगह 2 पुट करें इसी में, तो 1/2 × 2 + 1 विच इज़ 1/5। तो मुख्तसर ये है कि अगर हम 0, 1, 2, 3 पुट करें तो हमारे पास ये सेट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये पहले का ऑप्शन बी है। फिर है हमारे पास दूसरा सवाल कि इफ़ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, अगर ए खाली सेट हो तो पावर सेट इसकी क्या होगी। तो पावर सेट, अब इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट होता है 2 की पावर n, कोई एलिमेंट नहीं है 2 की पावर 0, इसका मतलब एक एलिमेंट आएगा। तो वो क्या एलिमेंट होगा, ये एम्प्टी सेट ही होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ये एम्प्टी सेट हो गया, साइड वाली पावर सेट वाली ब्रैकेटें आ जाएंगी, यानी एम्प्टी सेट का सेट। तो ये हमारे पास जो होगा इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास पावर सेट बन रहा है तो वो यही है हमारे पास एक पावर सेट। तो ये खाली सेट है, ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ये एम्प्टी सेट है। तो जो एक पावर सेट बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव यही है आंसर। फिर है बच्चों हमारे पास इफ़ u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ए सेट इक्वल टू 1, 2, 3, बी सेट को 3, 4, 5, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन b निकालें। तो ये हम निकाल देते हैं जी। इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए मैंने u सेट लिख दिया, a सेट, b सेट, ये सवाल से उठा के लिखिए हमने u माइनस ए इंटरसेक्शन b निकालना है। तो u सेट की वैल्यू लिख दी, माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट a सेट की और b सेट की। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो अपनी जगह पे, माइनस इंटरसेक्शन इसमें से क्या आ रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास जी, 3 सिर्फ इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो अब हमने इनको माइनस कर दें। अब माइनस वाले सेट में ये होता है कि पहले सेट में एलिमेंट हो दूसरे में ना हो। तो 3 यहाँ पे मौजूद है, ये कट जाएगा, जो बच गए इसके 1, 2, 4, 5, ये वो एलिमेंट्स है जो पहले सेट में है दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका मतलब 1, 2, 4, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4, 5 ये वाला। फिर है हमारे पास कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा हो, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हूँ। तो देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है कि एन ऑफ ए माइनस बी जो होता है एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट का फार्मूला आ जाएगा। फिर कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी माइनस ए नॉट इक्वल 0 है, देन एन ऑफ बी माइनस ए के जो एलिमेंट है इज इक्वल टू। तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए बी का सबसेट हो, यानी ए सेट बी के अंदर मौजूद हो और बी माइनस ए 0 के बराबर ना हो, तो हमने एन ऑफ बी माइनस ए निकालना हो। तो एन ऑफ बी, एन बी पे अलग आ जाते हैं, माइनस एन ऑफ ए पे अलग आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डी। छठा पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू 50 है, एन एफ ए 30 है, एन एफ बी इक्वल टू 35 है, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो यहाँ पे अब वो यूनियन वाला फार्मूला आप लगा दें, मैं बल्कि लगा के देता हूँ आपको। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास पार्ट नंबर था 6 पार्ट को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे वो एक्सक्लूजन वाला फार्मूला लग जाएगा, एन एफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन एफ ए प्लस एन एफ बी माइनस एन एफ ए इंटरसेक्शन बी। एन एफ ए यूनियन बी 50 के इक्वल है, एन एफ ए 30 है, एन एफ बी 35 है, दोनों को ऐड करेंगे 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है। 65 में से 50 जाएंगे माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एन एफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर है 15। फिर कहता है हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 है। द कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड क्रॉस बी, ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली एलिमेंट। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4, बी सेट में कितने हैं 3, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 4 × 3,
4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 12, यानी ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो ए मल्टीप्लाई बाई पी कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 12 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। फिर है हमारे पास बच्चों आठवां पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालें। तो ये तो आसान सा ऑब्जेक्टिव है, करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और एफ ऑफ ए प्लस 1 निकालना है। तो ये देखें मैंने आपके लिए किया जी, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, हमने क्या निकालना है एफ ऑफ ए प्लस 1। इसका मतलब ये है एक्स की जगह आप क्या पुट कर दें ए प्लस 1, तो एक्स की जगह ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह ए प्लस 1 प्लस 2, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 ए माइनस 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 ए में से 2 ए जाएगा माइनस ए, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 ये कट जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए पे आप टिक लगा दें। फिर है बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 है और एफ ऑफ एक्स 28 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 1 के भी इक्वल है और एफ ऑफ एक्स 28 के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। 3x इक्वल टू 28 माइनस 1, 3x इक्वल टू 27, x क्या हो जाएगा 3 नीचे आके डिवाइड होके 9 हो गया, यानी ये दोनों एफ ऑफ एक्स के बराबर हैं। तो भाई इन दोनों को बराबर करके आप x की वैल्यू निकाल लें, तो ये हमारे पास आंसर 9 आ गया। फिर लिखा हुआ है हमारे पास कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू a b टू नॉन एम्प्टी सेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड डिफाइन एज f ऑफ a फंक्शन a1 a 2 b 3 b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये इसको हम प्लॉट करके बनाते हैं, एक मिनट, कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और फंक्शन क्या आएगा। ये फंक्शन है हमारे पास बच्चों, हमने चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो पहले तो एलिमेंट्स ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट, ये फंक्शन ए से बी, पहला एलिमेंट क्या है 1 2 3, जो पहले वाले होंगे वो पहले सेट्स के हैं, दूसरे पे क्या है जी ए बी, ठीक हो गया। अब ए का इमेज 1 है, इसको इससे मिला देंगे, बी का इमेज 2 है, इसको इससे मिला देंगे, बी का इमेज भी 3 है, यानी 2 भी 3 पे जा रहा है, 3 भी बी पे जा रहा है। मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और इस बी का इमेज 3 है। तो मुख्तसर ये कि हमारे पास रेंज सेट सारा यूज़ हो गया। जब रेंज सेट सारा यूज़ हो जाए तो मैंने क्या बताया था, ये बच्चों कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज सेट में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ऑन टू तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो जो ऑन टू होता है इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक ही बात है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास कुछ सेट दिए हुए, इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला सेट ये हमारे पास सेट बिल्डर पे फॉर्म में, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो जो सेट हमारे पास आएगा टेबुलर फॉर्म में, ये लिखा हुआ है जी 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब n की जगह एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, फिर हम 2 पुट कर देंगे, फिर n की जगह 3 पुट कर देंगे, फिर 4 पुट कर देंगे अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी 2 1 ज़ा 2, 4 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। अब दूसरे पार्ट में हमें कहता है कि x सच दैट x इक्वल टू 2m प्लस 1 है और m बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आपका काम बच्चों इससे है, 2m प्लस 1 m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू m की जगह 0 प्लस 1, फिर m की जगह 1 प्लस 1, फिर m की जगह 2, यानी यहाँ से काउंटिंग पुट करते जाएंगे 1 2 3 प्लस 1 अप टू सो ऑन। तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 अप टू सो ऑन। तो 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5 अप टू सो ऑन। तो ये आप इसकी टेबुलर फॉर्म लिख देंगे कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों है हमारे पास थर्ड पार्ट में है हमारे पास x सच दैट x इक्वल टू 11n है। हमारे काम की चीज़ ये 11n और ये बिलोंग कर रहे होल नंबर से, और इस पे कंडीशन लगी हुई है कि n लेस देन 11 हो, 11 इंक्लूडेड ना हो क्योंकि लेस देन है, यानी 10 तक। तो होल नंबर स्टार्ट होता है हमारे पास बच्चों 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये होल नंबर का सेट हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 11 इंटू 0
कामा 11 इंटू 1 कामा 11 इंटू 2 कामा 11 इंटू 3 कामा अप टू 11 इंटू 10, यानी 10 तक आपने जाना है। ये कहाँ से पता लगा? n लेस देन 11 लिखा हुआ है, यानी 11 इंक्लूड नहीं है, 11 से नीचे नंबर 10 है। तो ये हो जाएगा 0, 11, 22 और आगे हमारे पास 33, 44 अप टू 110। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट है हमारे पास x such that x belongs to even नंबर। अब इवन नंबर का जो सेट होता है वो होता है 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, एंड 4 लेस देन x लेस देन 6, यानी 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर लिखें, लेकिन 4 और 6 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि नीचे इक्वल का निशान नहीं है। तो मुझे बताएं 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है? तो 4 के और 6 के दरमियान तो 5 है जो ऑड नंबर है। तो इसका मतलब 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्टी, या खाली ब्रैकेट लिख दें या यूँ क्रॉस करके 5 लगा दें। इसको 5 कहते हैं बच्चों, इस वाली वैल्यू को। तो ये इसका आंसर है। अब है बच्चों हमारे पास इसका पांचवा पॉइंट, x such that x belongs to O फॉर ऑड नंबर एंड 5 लेस देन x लेस देन 7। कहता है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स लिखें जो ऑड नंबर हो, 5 और 7 के दरमियान आए, लेकिन 5 और 7 इंक्लूडेड नहीं हो क्योंकि लेस देन के नीचे इक्वल का निशान नहीं है। तो इसका मतलब 5 और 7 के दरमियान कोई इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी। तो 5 और 7 के दरमियान तो इवन नंबर है 6। तो इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट। अब छठा पार्ट है हमारे पास x such that x belongs to Q। Q जो होता है हमारे पास ये बच्चों होता है रैशनल नंबर। कौन सा होता है? रैशनल नंबर। एंड इक्वेशन जो है x स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें, x स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2, x इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस माइनस। तो अंडर रूट 2 जो है विच इज़ इररेशनल नंबर, विच इज़ इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो रैशनल नंबर का सेट है उसमें ये नहीं आ रहा नंबर। जब ये नंबर नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो भी क्या होगा? एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर है ही नहीं इस इक्वेशन में x स्क्वायर इक्वल टू 2 पे। तो आप एम्प्टी सेट लिख देंगे। अब है हमारे पास 7 पार्ट, x such that x belongs to Q रैशनल नंबर एंड x इक्वल टू माइनस x। ये हमारे पास जी करके बताएं। तो आपके ठीक है जी, रैशनल नंबर है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस वाली फॉर्म होती है ना, इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू माइनस x को इधर भेज दें, x प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी x को उस साइड पे शिफ्ट कर दें। 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 0। तो इस रैशनल नंबर में 0 आ सकता है। और यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट था वो क्या था हमारे पास? एम्प्टी, खाली। ठीक हो गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका 8 पार्ट, x such that x belongs to रियल नंबर। रियल नंबर का सेट है एंड x नॉट बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर। ये हमारे पास कहलाता है इररेशनल नंबर, यानी रियल नंबर का सेट है लेकिन इसमें इररेशनल नहीं है। तो हमें पता है कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो रैशनल और इररेशनल का यूनियन होता है। अगर हमारे पास वो सेट इररेशनल इसमें शामिल नहीं है तो कौन सी चीज़ बच जाएगी हमारे पास? रैशनल। यानी रियल नंबर का सेट रैशनल यूनियन इररेशनल है, वो कहता है इररेशनल नहीं लेना, तो कौन सा सेट बच गया हमारे पास? रैशनल। तो हम कैसे लिखेंगे? गिवन सेट जो ये हमारे पास इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये बच्चों मैंने लिख दिया, गिवन सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर इन विच इररेशनल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड। जिसमें इररेशनल नंबर नहीं होंगे, सो इट्स सोल्यूशन इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर दैट इज Q, यानी सोल्यूशन सेट इक्वल टू हमारे पास Q आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा भी दिया, बता भी दिया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें U सेट दिया हुआ है, A सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, A यूनियन B, A माइनस B, A इंटरसेक्शन C, A कम्प्लीमेंट यूनियन C कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट यूनियन C और A U कम्प्लीमेंट। ये 8 पार्ट इसके आपने करने हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सेट्स लिख लिए U A B। पहला है A कम्प्लीमेंट। अब A कम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A, यानी U सेट में से A को माइनस करें। तो U क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस A क्या हमारे पास? 2 4 6 8 10। अब कम्प्लीमेंट का मतलब था
कि माइनस का कि जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो, जैसे कि 1 यहाँ है वहाँ नहीं, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 4 वहाँ भी है यहाँ भी नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, 6 दोनों जगह नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं, 8 दोनों जगह पे है नहीं लिखेंगे, 9 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं। तो इसका मतलब 10 दोनों जगह पे मौजूद है, तो ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका बी पार्ट, बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, यू सेट लिख देंगे माइनस बी सेट। अब माइनस का मतलब होता है कि जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, जैसे कि 1 यहाँ भी है वहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ भी है वहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 1 से लेके 5 तक यहाँ भी है, 1 से लेके 5 तक यहाँ भी है, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप नोट करें ना 6 7 8 9 10 ये पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो ये आपने लिख देंगे, बस बात ख़त्म। फिर हमारे पास ए यूनियन बी, ए सेट लिख देंगे, यूनियन की जगह यूनियन, बी सेट की जगह बी। यूनियन में क्या होता है हमारे पास बच्चे, मैंने लिखवाया था गट्ठा करना, यानी सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेंगे 1, फिर है हमारे पास 2, अब 2 इधर भी है उधर भी है तो एक दफ़ा लिखना होता है साइड में, 2 के बाद 3 4 5 6 8 10, यानी आपने इकट्ठा करने होते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। फिर है हमारे पास चौथा पार्ट ए माइनस बी, ए सेट लिख देंगे माइनस बी सेट। माइनस में जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, 2 यहाँ भी है वहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ भी है वहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 6 इधर है लेकिन वहाँ पे नहीं है तो 6 लिख देंगे, 8 यहाँ पे है वहाँ पे दूसरे सेट में नहीं है तो लिख देंगे, 10 पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है तो लिख देंगे, 6 8 10। फिर है हमारे पास 5 पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट की वैल्यू लिख दें इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का तो आसान था, मैंने आपको बताया था कॉमन वाले लिखने होते हैं, तो कॉमन वाले कौन कौन से हैं, कोई है हमारे पास, ये 2 4 6 8 10 है, ये 1 3 5 7 9, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो आप क्या लिख देंगे एम्प्टी सेट। अब बच्चों इसका 6 पार्ट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हम पहले निकाल चुके हैं पीछे पार्ट 1 में, सी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस सी करेंगे, यू सेट लिखेंगे माइनस सी सेट। तो माइनस वाले केस में जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो तो वो लिखने होते हैं, वो हमारे पास हैं 2 4 6 8 10। अब इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। यूनियन में क्या होता है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी लिख दी, सी कम्प्लीमेंट की इकट्ठा करना है तो सबसे पहले नंबर 1 फिर 2 दोनों सेट्स को मिला के लिखना होता है, 3 4 तरतीब से 5 फिर 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका 7 पार्ट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दे यूनियन सी की। तो यूनियन में होता है हमारे पास बच्चों को इकट्ठा करना, तो इकट्ठे हम किस तरह करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास है 1 फिर है 3 फिर है 5 7 9, यानी जो दो दफ़ा आ रहा होता है उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। फिर है हमारे पास यू कम्प्लीमेंट। यू कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल को यू से ही निकालें, जिस तरह हम लिखते हैं ना ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो यू कम्प्लीमेंट का मतलब यू को यू में से निकालें, तो यू माइनस यू लिखेंगे तो ये तो सारे एलिमेंट्स सेम है, 1 से लेकर 10 यहाँ तक है, 1 से लेकर 10 वहाँ तक है, कोई एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद नहीं है जो बी में हो मतलब पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग, यानी ये कुछ सेट्स दिए हुए वेन डायग्राम से इसको हल करें। तो पहला सेट है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, इसको यूनिवर्सल सेट से हल करें वेन डायग्राम से। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी रेक्टेंगल टाइप की, ये हमारे पास होगा यू सेट, ये सारी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा यू। इसके अंदर मैं एक सेट लिख देता हूँ, ये है मेरे पास ए सेट, ये मेरे पास हो गया ए सेट, यानी अंदर लिख दें या बाहर लिख दें। तो ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, हमारे पास यू में से ए को माइनस करें, यू सेट में से ए को माइनस, तो बड़े सेट में से हमने यू निकालना है, तो इसका मतलब मेरे पास ये जो लाइंस लगा रहा हूँ मैं ए सेट को छोड़ के, ये जो लाइंस है मेरे पास ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, जो मैंने यूँ तिरछी लाइनें बनाई हैं, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट को जाहिर करेगा। अब दूसरे पार्ट में कहते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन, फिर उसी तरह रेक्टेंगल बनाएंगे बच्चों, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू होता है, इसके अंदर एक सेट ले लेंगे ए। अब ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, अब ये सारा एरिया यू है और ए ये है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, यही वाला एरिया जो ए सेट का है, यानी
ये वाली जगह, क्योंकि ये सेट यू के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू जो होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया होगा यू के साथ। तीसरा इसी तरह हमारे पास है जी ए यूनियन यूनियन के साथ, ए यूनियन निकालें जी यू सेट के साथ, तो ये हमारे पास यू सेट हो गया, इसके अंदर हम लिख देते हैं ए। अब जब हम लगा लेंगे ए यूनियन, तो ए यूनियन का यू के साथ निकालेंगे, तो उसका मतलब ए सेट यू के अंदर आना चाहिए, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास ये सारा यू सेट आ जाएगा, यानी बेसिकली ए यूनियन यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट की है, क्योंकि यूनियन में बड़ी वैल्यू आ जाती है, इंटरसेक्शन में देखें ए वाले साइड को हमने सिर्फ शेड किया। उसके बाद हमारे पास ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, फिर उसी तरह रेक्टेंगल बनाएं, ये सेट ए हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ए यूनियन फाई, अब हमें पता है कि ये तो हमारे पास ए के बराबर आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का यूनियन ए के साथ किस सेट के साथ वही सेट आता है, तो इसका मतलब इसकी शेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ए वाली जो ए है हमारे पास, यही इसका शेडिंग एरिया हो जाएगा। तो मैं यूँ रिप्रेजेंट कर दूंगा कि ए यूनियन फाई इसके बराबर है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेन डायग्राम को, कि ये जो नोटेशन है हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। फिर है हमारे पास फाई का फाई के साथ कम्प्लीमेंट, फिर उसी तरह रेक्टेंगल बनाएंगे जो यू सेट को कहेंगे। अब फाई तो है ही नहीं कोई इसमें, तो ये खाली सेट ही इसकी नोटेशन हो जाएगी, क्योंकि एम्प्टी सेट कहाँ लिखें, कोई सेट ही नहीं है, ना ए है ना बी है, तो आप खाली जगह छोड़ देंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करें जी। तो आप बच्चों सेट्स लेके भी कर सकते हैं और यूँ डायरेक्ट भी आप इसको हल कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी, क्योंकि ए बी सेट लेंगे फिर यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, इट्स योर चॉइस। मैं इसको डायरेक्ट हल करने लगा हूँ जी। ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गई जी, सेट ए माइनस बी, ये यूनिवर्सल सेट है। ए और बी जो होंगे वो ओवरलैपिंग सेट होंगे, ए और बी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है हमारे पास कि एक सेट दूसरे सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एरिया होगा। अब ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। ए में से जब हम बी को निकालेंगे, ए में से बी को, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा। अब ये सेट ए है, तो ए में से बी को निकालेंगे तो हमारे पास ये एरिया बचेगा ए का, क्योंकि बी वाला पोर्शन हमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। फिर आप क्या बनाएंगे जी, राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब पहले तो आप कर लें जी सेट ए सेट बी, इसको ए का नाम दे देंगे, इसको बी का। पहले लिखा हुआ है जी बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट से क्या मुराद होगा, यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करें। जब आप यू में से बी को निकालेंगे तो हमारे पास, मैं यूँ वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, ये देखें बी में माइनस कर रहा हूँ क्योंकि बी शामिल नहीं है, यू में से बी शामिल नहीं है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस बनी है हमारे पास यूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी कम्प्लीमेंट को। ठीक हो गया बच्चों। अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए का बी के साथ कम्प्लीमेंट लें, यूनियन लें, तो बी कम्प्लीमेंट तो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो ए तो मेरे पास ये है, तो ए का यूनियन बी कम्प्लीमेंट के साथ लूँगा तो इसका ये एरिया मेरे पास बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास ये वाला एरिया और वर्टिकल लाइंस ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करें, इसका एरिया ये बना है हमारे पास राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का एरिया मेरे पास ये बना, ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं, चेक कर लें, ये वाला एरिया और ये वाला इक्वल। तो वेन डायग्राम से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक हो गया। इसको बच्चों आप एलिमेंट्स लेट करके भी कर सकते हैं कि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ए उससे छोटा होगा, बी दूसरा सेट होगा, और उसको वेरीफाई कर। अब है हमारे पास बच्चों इसका सेकंड पार्ट, ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो पहले तो मैंने बी सेट ले लिया, ये ए सेट ये बी सेट, ओवरलैपिंग सेट। ए और बी पे क्या कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट, यानी कुछ ना कुछ कॉमन होगा इनका आपस में। तो
हमारे पास जो बी सेट आएगा, बी सेट तो मेरे पास ये बच रहा है, ये बी सेट है, तो मैं लिखता हूँ जी बी सेट इक्वल टू ये हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। अब मैं इसको हल करूँगा, अगर उसकी शेडिंग भी यही जगह आई तो इसका मतलब ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले मैं क्या करता हूँ जी, ए माइनस बी का बनाता हूँ एरिया। ए माइनस बी मेरे पास क्या बनेगा, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी हो गया, ये कॉमन एरिया आ गया इसका। ए माइनस बी से मुराद ए में से बी को निकालें, तो इसका मतलब मेरे पास ए सेट बचेगा। ये वाली जो जगह हो जाएगी हमारे पास ए माइनस बी हॉरिजेंटल लाइन, ये होगी ए माइनस बी की इक्विवेलेंट। अब मैं क्या निकालता हूँ जी, ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से इसको माइनस करो, फिर दोबारा आप ड्रा करें। एक पे भी ड्रा कर सकते हैं, मल्टीपल डायग्राम भी यूँ बना के ड्रा कर सकते हैं, ताकि हर एक स्टेप का अलग-अलग आपको समझ आए कि ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट। अब हमारी शेडिंग यहाँ तक हुई थी, यहाँ तक शेडिंग हुई थी। अब हमने क्या करना है जी, इस वाले शेडिंग वाले एरिया को निकालना है। जब हम इस शेडिंग वाले एरिया को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे, ये जो वर्टिकल लाइंस बचेंगी ये वाली, यूँ इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, तो ये हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन आएंगी ना, ये ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं जी, ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बी का लेना चाहते हैं। अब जब बी का लेना चाहते हैं इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास बी सेट तो हमारे पास ये वाला था, तो इधर आप लगा दें हॉरिजेंटल लाइंस के इंटरसेक्शन में, तो जो एरिया सेम होगा वो वाली जगह काउंट होगी। तो ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट का एरिया और बी के साथ ये वाली जगह कॉमन आ रही, तो इसका मतलब जहाँ पे जाली बन रही है यूँ, ये एरिया और पिछले सवाल का एरिया ये एक पोजीशन पे है। जब एक पोजीशन पे है तो आप क्या लिख देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि बी का यानी जो आंसर आया था उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, और बी के साथ इसका इंटरसेक्शन ये ब्लैक लाइन्स ही बन रही थी। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी सी आर गिवन बिलो, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन और यूनियन, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए। सेम प्रोसेस है, एक पार्ट के लिए भी चारों निकालने, दूसरे पार्ट के लिए भी चारों, और तीसरे पार्ट के लिए भी चारों। तो हम लिखते हैं जी, पहले मैं लिखा वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़, क्या लिखा हुआ जी, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव यूनियन का मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, आखिरी 2 पे ब्रैकेट, तो फिर पहले 2 पे ब्रैकेट, इसको वेरीफाई करें। एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, पहले 2 पे ब्रैकेट, इंटरसेक्शन सी, फिर हमारे पास आखिरी 2 पे ब्रैकेट। यानी यूनियन में पहले 2 पे फिर आखिरी 2 पे, इंटरसेक्शन वाले में पहले 2 पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन, यानी ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, ये आपने ज़बानी याद रखना है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, फिर ओवर यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन लिखेंगे बी के साथ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये 4 आपने बच्चों खुद लिखनी है, याद करनी है। तो मैं अभी एक पार्ट करवाता हूँ इसमें से, ये ए बी सी सेट दिए हुए मुझे। चलिए पहला सवाल देखें जी, ए बी सी सेट लिख लिया, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों साइड में यूनियन आएगा, पहले 2 पे ब्रैकेट आखिरी 2 पे ब्रैकेट। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड ए यूनियन बी बी यूनियन सी, ठीक हो गया। दरमियान में हम लगा देते हैं लाइन। अब आप पुट करें जी, ए सेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी सेट की क्या है 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट, यूनियन सी, सी क्या है जी 5 6 7 9 10, ये आ गया। अब ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे, इस सेट और इस सेट का यूनियन निकाल लें, 1 2 3 दोनों सेट में एक दफ़ा,
4 5 6 7 8 यूनियन। दूसरा सेट क्या है जी 5 6 7 9 10। ठीक हो गया। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो उसी तरह 9 10 आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। ए सेट क्या है जी हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाले को हल करना है 3 4 5 6 7 8 यूनियन। सी क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10। अब 1 2 3 4 तो अपनी जगह पे, यूनियन इस सेट और इस सेट का यूनियन ले लें। यूनियन का मतलब क्या होता है इकट्ठा करना। तो पहले नंबर पे हमारे पास 3 है, फिर 4 है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख देंगे एक दफ़ा 6 7 8 9 10, ये आ गया। अब इनका भी यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 तो यहाँ तक, फिर 5 6 7 8 9 10, ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर क्या लिखेंगे जी कंपेयरिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये सिंपल प्रूव्ड है। अब दूसरे पार्ट में एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पहले दो पे ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आखिरी दो पे ब्रैकेट। लेफ्ट हैंड साइड ले लें बच्चों, यहाँ मैं चलें अलग-अलग हल कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, ए सेट की वैल्यू लिखे जी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी सेट की क्या है जी 5 6 7 9 10। ठीक हो गया। इन दोनों में जो कॉमन है जी, क्या कॉमन है इनमें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, 3 और 4। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन क्या बच गया था 5 6 7 9 10, इनमें कुछ कॉमन आ रहे हैं, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास खाली सेट होगा। अब इसकी राइट हैंड साइड निकाल लें बच्चों। ए की जगह अपनी वैल्यू, बी की जगह अपनी, सी की जगह अपनी वैल्यू लिख दी मैंने। अब क्या करेंगे जी पहले ब्रैकेट वाले को हल करें। अब इनमें कोई कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है जी 5 6 7 कॉमन आ रहा है, 5 6 7 इन दोनों सेट्स में से कॉमन आ गया। फिर इन दोनों में कोई कॉमन है जी, कोई कॉमन नहीं है, तो खाली सेट लिख देंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2 करें, ये इक्वेशन 2 होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगी। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालेंगे तो हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड करने लगा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। ए सेट की वैल्यू पुट करें जी, ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 यूनियन, बी सेट की है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी 5 6 7 9 10। ठीक हो गया। अब आप क्या करें जी पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं 1 2 3 4 यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 5 6 7, 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 यहाँ भी है, जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं उनको आप इकट्ठा करके लिख लें। फिर यूनियन में है हमारे पास इकट्ठा करना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं जी, ए यूनियन बी, ए सेट की वैल्यू पुट करें जी 1 2 3 4 यूनियन, बी सेट क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इकट्ठा करके लिखेंगे 1 2 3, 3 दोनों तरफ है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 4 यहाँ भी है वहाँ भी है एक दफ़ा लिखेंगे, 5 6 7 8, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। फिर क्या है हमारे पास ए यूनियन सी निकाल लेते हैं जी। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और सी की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 9 10।
इनका यूनियन निकालें जी, इकट्ठा करके लिखें 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये तो सारे आ जाएंगे, दोनों सेट्स में मौजूद है। फिर हम निकालेंगे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन सी ये है। अब हम क्या करने लगे, इनका इंटरसेक्शन। तो इन दोनों सेट्स में देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1 से लेके 8 तक इधर भी है, 1 से लेके 8 तक इधर भी, सॉरी 1 से लेके 7 तक इधर भी है, 1 से लेके 7 तक एलिमेंट्स इधर भी हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। ये चेक कर लें, ए यूनियन बी ये है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉमन है दोनों में। जो कॉमन होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है बच्चों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी अवर यूनियन है तो बी यूनियन सी आ जाएगा। तो फिर जब इसकी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सेंटर में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो 1 2 3 4 अपनी जगह पे, इंटरसेक्शन यूनियन में इकट्ठा करना होता है। तो सबसे छोटा नंबर 3 है, 4 5, अब 5 इधर भी है उधर भी है तो एक दफ़ा लिखेंगे। 6 7 8 यहाँ पे है, 9 10 ये आ गया। फिर इनके इंटरसेक्शन ले लें, कोई कॉमन आ रहा है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 4, तो 3 और 4 हमारा इक्वेशन 1 आ जाए। फिर आप इसी तरह क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा और फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर इन दोनों का यूनियन ले लूँगा। अब मैंने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ए बी साइड लिख दिए, इनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो 3 4 हैं। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाला, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो खाली साइड लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो यूनियन लेंगे तो 3 4 ही आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास सेम हो गए फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड होगा। ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब इसके बी पार्ट में ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है, बी इक्वल टू 0 सेट है, सी इक्वल टू 0 1 2 3। उसी तरह पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन बताएं जी। तो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन जो होता है ना, एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स हो। तो हमारे पास 3 सेट दिए हुए, तो ये नहीं, यूनियन के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले 2 पे ब्रैकेट और आखिरी 2 पे ब्रैकेट। अब मैं इसको हल करके बताता हूँ आपको। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए सेट की जगह एम्प्टी सेट है यूनियन बी यूनियन सी, पहले 2 पे ब्रैकेट है तो पहले इसको हल करते हैं। एम्प्टी सेट और 0 का यूनियन 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह 0 1 2 3, 0 1 2 है, फिर इनका यूनियन लेंगे तो 0 1 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट बी और सी पे है तो पहले उसको हल करेंगे। 0 और 0 1 2 का एलसीएम यूनियन क्या आ जाएगा, 0 1 2, इकट्ठे करके लिख देंगे। फिर जब 5 के साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो 0 1 2 ही आ जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट आपस में सेम हो गई है, तो ये हमारे पास प्रूव्ड होगा। अब है बच्चों हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स लें तो ए बी सी 3 एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन की वजह से तीनों पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पहले 2 पे ब्रैकेट आ जाएगी, दूसरी साइड पे आखिरी 2 पे। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू हल करेंगे। अब एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन 0 के साथ एम्प्टी सेट ही रहेगी। फिर इंटरसेक्शन हम 0 1 2 के साथ लेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ एम्प्टी है तो वहाँ भी एम्प्टी मौजूद ही है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही इंटरसेक्शन आएगा। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। फिर राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी को हल करते हैं। 0 1 2 0 इसमें कॉमन है हमारे पास, वो लिख देंगे। फिर एम्प्टी की 0 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो तो एम्प्टी आएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 2 करेंगे तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पहले यूनियन है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी 3 एलिमेंट्स हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। पहले यूनियन लिखा हुआ है, बाद में इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब बच्चों आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए एम्प्टी सेट है, बी 0 है, सी हमारे पास 0 1 2। पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, इनकी इंटरसेक्शन हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि दोनों साइड में मौजूद है।
फिर फाई का यूनियन 0 के साथ 0 आएगा। यूनियन हमारे पास वो सेट आता है, अगर इंटरसेक्शन होता तो ये फाई आ जाता है। फिर राइट हैंड साइड लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो फाई का 0 के साथ यूनियन 0 आ जाएगा, फाई का यूनियन 0 1 2 के साथ 0 1 2 आ जाएगा। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या चीज़ कॉमन है? 0, तो वो 0 आ जाएगा। कंपेयरिंग 3 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हमारे पास लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हल करके हम प्रूव करते हैं। अब है हमारे पास इसका 4 पार्ट। उसी तरह बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आप वैल्यू पुट करें, यूनियन 0 के साथ लेंगे 0 1 2 आ जाएगा इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। फिर उसी तरह आप राइट हैंड साइड पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मैंने प्रॉपर हल कर दिया है। फाई का 0 के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है, फाई का इंटरसेक्शन 0 1 2 के साथ फाई होता है, फाई का यूनियन फाई के साथ फाई फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड हो जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों सी पार्ट। ए इक्वल टू नेचुरल नंबर, ए हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, बी हमारे पास इंटीजर का सेट है, सी हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर क्यू का। ये चीज़ नोट करके रख लें। यानी एन हमारे पास सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का, ठीक है। यानी एन जेड के अंदर लाई करता है, एन सबसेट ऑफ जेड है और जेड सबसेट ऑफ क्यू है। इसके मुताबिक हम इसको अब हल करते हैं। पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें एक तरफ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर, बी क्या है? इंटीजर्स, और सी क्या है? रैशनल नंबर क्यू, ठीक हो गया। तो एन का यूनियन जेड के साथ, अब एन सब सेट है जेड का, तो यानी एन छोटा सेट है जेड बड़ा है, तो इसका मतलब यूनियन में जो हमारे पास इंटीजर वाला सेट बड़ा होगा वो आ जाएगा, यानी जेड आ जाएगा यूनियन क्यू। फिर z का यूनियन q के साथ लेना है। z किसका सबसेट है? q का, तो z छोटा सेट है, q बड़ा सेट है, तो यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास आ जाएगा q के इक्वल। फिर आप क्या लेंगे? राइट हैंड साइड, a यूनियन b यूनियन c। a सेट है n, b है z यूनियन q, ठीक हो गया। n अपनी जगह पे यूनियन। अब मुझे बताएं z का यूनियन q के साथ, अब Q बड़ा सेट है, ये कहाँ से पता लग रहा है? ये मैंने लिखा है कि N सेट Z के अंदर आता है, Z वाला सेट Q के अंदर आता है। अगर Q बड़ा सेट है तो Z के साथ जो इसका यूनियन होगा वो Q आएगा, बड़ा सेट आएगा। फिर N का यूनियन Q के साथ, डेफिनेटली N छोटा सेट है, Q बड़ा सेट है, तो हमारे पास यूनियन Q आ जाएगा। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 करें और दरमियान में यूँ लाइन लगा दें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि 1 2 सबसेट है 1 2 3 4 का, सबसेट है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, यानी ये वाला सेट इसके अंदर आता है, ये वाला सेट इसके अंदर आता है। तो आप मुझे बताइए ना कि अगर हम पहले दो का यूनियन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 1 2 आएगा कि 1 2 3 4 आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 आएगा। इसी तरह अगर हम इस सेट का यूनियन इसके साथ ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ये वाला छोटा सेट आएगा कि बड़ा सेट आएगा? तो हम कहेंगे यूनियन में तो बड़ा सेट आएगा। हाँ, अलबत्ता इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास छोटा सेट आ जाएगा। अब एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन उसी तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब एन इंटरसेक्शन जेड, एन छोटा सेट है, जेड बड़ा सेट है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा एन इंटरसेक्शन क्यू के साथ। फिर एन छोटा सेट है, क्यू बड़ा सेट है, तो छोटे सेट को बड़े सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो छोटा सेट आता है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। हम इसको अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं। फिर ए उसी तरह एन है इंटरसेक्शन बी, हमारे पास इंटीजर का सेट है, और क्यू हमारे पास रैशनल। तो एन अपनी जगह पे इंटरसेक्शन जेड का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, क्योंकि जेड छोटा सेट है, क्यू बड़ा है, तो जेड आ जाएगा। और n का इंटरसेक्शन z के साथ क्या होगा? हमारे पास n आ जाएगा, छोटा सेट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसको आप यूँ भी कर सकते हैं और सेट्स लेट करके भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
अब बच्चों देखें इसका थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये मैंने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट करें, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। z सेट छोटा है, q बड़ा है, ये मैंने वहाँ लिखा हुआ था स्टार्ट में, तो इसकी इंटरसेक्शन z आ जाएगी। और n यूनियन z में z बड़ा है, n छोटा सेट है तो z आ जाएगा। यानी यूनियन में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में आपने छोटा सेट लिख देना है अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो a यूनियन b में n यूनियन z, a n यूनियन q, तो n यूनियन z का हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, z इंटरसेक्शन n यूनियन q हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर q, क्योंकि q बड़ा सेट है, यहाँ पे z बड़ा सेट है। फिर जब इंटरसेक्शन लेंगे तो z छोटा सेट है, q की रिस्पेक्ट से q बड़ा सेट है, तो इनके इंटरसेक्शन z आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों देखें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन मैंने लिख दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड ली, a b c की वैल्यू पुट की, पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। z यूनियन q, z इंटीजर का सेट है, q रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर वाला सेट बड़ा होता है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, बड़ा सेट q। फिर n इंटरसेक्शन q, n नेचुरल है, छोटा सेट है, रैशनल वाला बड़ा है, इंटरसेक्शन में मैंने कहा छोटे वाला सेट आ जाता है जो है n। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे, a इंटरसेक्शन b, n इंटरसेक्शन z, n नेचुरल है, छोटा है, z बड़ा है, इनकी इंटरसेक्शन n आ जाएगी, और n इंटरसेक्शन q की भी इंटरसेक्शन n आ जाएगी क्योंकि n छोटा सेट है। जब यूनियन लेंगे तो n आ जाएगा, कंपेयरिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। मैं दोबारा याद करवाता जाऊँ कि n सबसेट है q का, z का, और z सबसेट है q का, तो n z के अंदर है और z हमारे पास q के अंदर है, तो इस रिस्पेक्ट से आपने इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों कि लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स UAB 3 सेट्स दिए हुए, हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो मैंने UAB तीनों सेट्स लिख लिए। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ का क्या मतलब है, हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का मतलब होता है यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दोनों बच्चों आपने प्रूफ करने होते हैं। जब आएगा ना डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करें, तो उसका मतलब ये आपने याद भी खुद करना है और क्या कहते हैं लिखना भी खुद है। जब डी मॉर्गन्स लॉ का आएगा तो बच्चों ये दोनों आपने खुद लिखने के, यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों आपने खुद वेरीफाई करने हैं। हम फिर एक साइड ले लेते हैं इसका पहला पार्ट, तो पहला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए हमारे पास है बच्चों इवन नंबर, बी है ऑड नंबर, तो जब हम यूनियन लेंगे तो इन दोनों सेट को हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये 1 से लेके 20 तक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15, 17 है, यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16 अप टू 18 और 20 तक है। फिर हम लेंगे कम्प्लीमेंट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करें, यूनिवर्सल सेट भी 1 से 20 है, ए यूनियन बी भी 1 से 20 है, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगी। फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल साइड में से ए माइनस करें, यू माइनस ए, यू 1 से लेके 20 तक है, ए सेट इवन नंबर वाला है 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब हमारे पास ऑड नंबर बच जाएंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19। फिर इसी तरह आप बच्चों बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट 1 से 20 तक है, बी ऑड नंबर है। अब इस दफ़ा हमारे पास 2, 4, 6, 8 वाले बच जाएंगे जो इस सेट में है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। फिर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें, जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन और ऑड का तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आएगी, तो इसका मतलब खाली सेट हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका है हमारे पास सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इवन नंबर है, बी ऑड नंबर है, कोई कॉमन नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट निकालने का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करें, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखें, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट लिखें। फिर इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास तो ये 1 से लेकर 20 तक ही सेट आएगा, क्योंकि जो पहले सेट में है दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो लिख दी। फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मैंने वैसे निकाल दिया, लेकिन हमने पिछले पार्ट में ए कम्प्लीमेंट की भी वैल्यू निकाली हुई और बी कम्प्लीमेंट की भी निकाली हुई है, सिर्फ हमने यूनियन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट ऑड नंबर है, बी कम्प्लीमेंट इवन नंबर है। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गठे आके 1 से लेके 20 तक आ जाएंगे। कंपेयरिंग 1 and 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारी डी मॉर्गन लॉ प्रूव्ड हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।